नमस्कार दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जब मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा, उसके बाद भारतीय राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, उसके बाद जो राज्य उभर कर आए, उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है, उसमें हम उत्तराधिकारी राज्यों को रखते हैं, यानी ये राज्य वे थे जिनकी स्थापना उन लोगों ने की थी जो कभी मुगलों के अधीन रहे थे। पहले जो उत्तराधिकारी राज्य हैं, उनमें तीन राज्यों को रख सकते हैं: बंगाल, अवध और हैदराबाद। औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को बंगाल का दीवान बनाया था, लेकिन औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो उसने जो सूबेदार की शक्ति थी वो भी अपने हाथों में ले ली और उसने अपने आप को बंगाल का नवाब कहा। फिर उसका जो उत्तराधिकारी हुआ अलीवर्दी खान, उसने मुगल साम्राज्य को राजस्व देना भी बंद कर दिया। इससे यह एक राज्य अलग राज्य बन गया। दूसरा राज्य अवध, इसकी स्थापना एक मुगल अमीर सादत खान के नेतृत्व में हुई थी। उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग को मुगल वजीर का पद भी प्राप्त हुआ था। जो तीसरा राज्य है वो है हैदराबाद। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक निजाम उल मुल्क आसफ जाह था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के अधीन वह वजीर के पद पर रहा था। इसी पद पर रहते हुए उसने मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में दक्षता लानी चाहिए थी, लेकिन वह इसमें ज़्यादा सफल हो नहीं पाया। फिर उसने 1724 में एक अलग हैदराबाद राज्य को स्थापित कर दिया और वहीं पर वह अपना भविष्य खोजने लगा। उत्तराधिकारी राज्यों के अलावा जो दूसरे राज्य हैं, उन्हें हम विद्रोही राज्य कह सकते हैं। ये जो राज्य थे, इन्होंने मुगल साम्राज्य से विद्रोह करके अपने आप को स्थापित किया था। विद्रोही राज्यों में जो पहला था वह था मराठा साम्राज्य। मराठे पहले जमींदार वर्ग से संबंधित रहे थे। उन्होंने दक्कन में और मुगलों के अधीन शुरुआत में सेवा की थी। दक्कन में होने वाले संघर्ष से लाभ उठाकर मराठों ने अपनी स्थिति मजबूत की और 17वीं सदी में शिवाजी ने एक मराठा राज्य की स्थापना की। फिर आगे पेशवा आए तो उन्होंने मुगल साम्राज्य की घटती हुई शक्ति से लाभ उठाकर एक मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी। दूसरा जो विद्रोही राज्य था वह था सिख राज्य। वैसे सिख एक धार्मिक समूह था जो गुरु नानक की शिक्षा पर आधारित था। सिख पंथ का बल जो था वो धार्मिक और सामाजिक समानता पर था, लेकिन उस समय का जो सामंती समाज था वह इन समानता के भाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उधर जो समानता लाने के लिए सिखों ने जो लंगर व्यवस्था की थी, उसके कारण उसने एक सामुदायिकता की भावना विकसित कर ली थी। आगे मुगलों से टकराहट के परिणाम स्वरूप यह सैन्य शक्ति के रूप में संगठित हो गया। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर की शहादत ने एक शांतिपूर्ण ढंग से संगठित जो सिख धर्म था उसको आक्रामक बना दिया, लेकिन आरंभ में सिखों को सफलता नहीं मिली। पर जब 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात उत्तर पश्चिम में एक राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि मराठे भी वहाँ हार चुके थे और अब्दाली वापस जा चुका था। इसलिए इस शून्य की स्थिति से लाभ उठाते हुए 1764 में प्रतिष्ठित सिख नेता अमृतसर में इकट्ठे हुए और उन्होंने वाहेगुरु की खालसा के नाम पर एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना कर दी। इसके अलावा जो अन्य विद्रोही राज्य स्थापित हुए थे उनमें जाट राज्य, रोहेला राज्य और बंगस पठान का राज्य था। इसके बाद जो तीसरा राज्य था, तीसरे वर्ग के राज्य थे, वो मुगलों उनमें से कुछ मुगलों के अधीन सेवा में रहे थे, लेकिन वो उनके कभी प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे। इसके अलावा कुछ पहले से स्वतंत्र राज्य भी रहे थे। इस तीसरे वर्ग के राज्यों में जो थे उसमें राजपूत राज्य, मैसूर का राज्य, त्रावणकोर का राज्य और कालीकट का राज्य। इस तरह मुगलों के पतन के पश्चात भारत का राजनीतिक मानचित्र इन राज्यों द्वारा निर्धारित किया गया। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो।